प्यारे बच्चों, आशा है कि ईश्वर की कृपा से आप सब लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक प्रकार चल रही होगी। तो भैया, वैसे तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का मापन, अर्थात मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ये आज का टॉपिक है। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने सभी प्रकार के चालकत्व तो पढ़ लिए थे, लेकिन उनमें एक चीज हमारी शेष रह गई थी, वो था मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में जो संबंध। तो हम पहले इस टॉपिक से पहले एक बार लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू, लैम्डा एम इसमें क्या है, तुल्यांकी चालकता, और लैम्डा ई क्यू क्या है, मोलर चालकता। सॉरी, लैम्डा एम है मोलर चालकता और लैम्डा ई क्यू है तुल्यांकी चालकता। इन दोनों के बीच संबंध में संबंध, ये वाला टॉपिक हम पहले निपटा लेते हैं, फिर अपने मूल टॉपिक पर चलेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेल्टा एम का फॉर्मूला है, लैम्डा एम का, सॉरी लैम्डा एम यानी मोलर चालकता, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। यहाँ कप्पा क्या है, चालकता है अपघट्य की, एम क्या है, उसकी विलयन की मोलरता है। इसी तरह कैप ई क्यू या कप लैम्डा ई क्यू यानी तुल्यांकी चालकता, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ये नॉर्मलता है। अब हमें इन दोनों में संबंध बताना है, तो हम क्यों ना इन दोनों को डिवाइड कर लें, अर्थात कैप एम अपॉन कैप ई क्यू, मोलरता वाली जो चालकता है, मोलर चालकता को तुल्यांकी चालकता से भाग करने पर इनकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ई क्यू की वैल्यू यू है। अब मैं इसके नीचे ना रख के इसको गुणा में रख रहा हूँ, तो जब गुणा में रखेंगे तो इसका वैल्यू उलट के रख देंगे, तो ऊपर पहुँच जाएगा एन और नीचे आ जाएगा कप्पा इंटू 1000। कप्पा से कप्पा कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, ये आ जाता है एन अपॉन एम, नॉर्मलता बटे मोलरता। अब हमने पिछले साल भी पढ़ा था और विलियन वाले चैप्टर में इस वर्ष भी पढ़ा है कि नॉर्मलता बटे मोलरता को हम एन फैक्टर भी कहते हैं। अगर आपको और आसानी से समझना है तो इनकी भी वैल्यू रख दो। नॉर्मलता की वैल्यू क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे आयतन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। और मोलरता की वैल्यू क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिए थे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में लेंगे वी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये मोलरता कहलाती है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, तो दोनों वी कैंसिल हो गए। तो इसका नेट रिजल्ट आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी ये, चलो पूरा ही लिख दूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स।
हिंदी वाले समझें, हिंदी में अगर लिखना चाह रहे हो, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे मोलों की संख्या। लो हिंदी में भी लिख ही दूं भाई, ऊपर पहुंच जाए जरा हम। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे मोलों की संख्या, किसके? विलेय के। ठीक है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, पदार्थ के या जो हमारा विलेय है उसके भार को उसके तुल्यांक की भार से भाग कर देते हैं, बटे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, भार बटे अणु भार। इसमें देखो वेट वेट कैंसिल, अब क्या बचा? अब इसमें ये वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी, तो मोलिकुलर वेट बटे इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या चीज आ गई हमारी? मोलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी अणु भार बटे तुल्यांकी भार। और अणु भार बटे तुल्यांकी भार मोलिकुलर वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। अब इसमें तुल्यांकी भार को भी और हम लिख दें खोल के। अगर तुल्यांकी भार को हमें और खोल कर लिखना हो तो क्या आ जाएगा? अणु भार यानी मोलिकुलर वेट बटे तुल्यांकी भार को कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मोलिकुलर वेट बटे एन फैक्टर बटे एन फैक्टर। अब यू एन फैक्टर ऊपर पहुंच जाएगा, मोलिकुलर वेट से मोलिकुलर वेट कट गया, तो कुल मिला के क्या आ गया इसमें? एन फैक्टर बचा। राइट साइड में एन फैक्टर बचा और लेफ्ट साइड में क्या है? कैप एम अपॉन कैप ई क्यू। तो इसकी वैल्यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो मैं समझा रहा था, ये किसके बराबर आ गई? एन फैक्टर के। एन फैक्टर कैप एम अपॉन कैप ई क्यू या किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर सांद्रता बटे तुल्यांकी सांद्रता बराबर आ जाता है एन फैक्टर। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये एन फैक्टर क्या है इसमें दिक्कत हो रही होगी, इन्होंने ध्यान से दूसरा चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं विलियन वाले पार्ट के, उनको इस एन फैक्टर में दिक्कत आएगी। तो बच्चों एन फैक्टर का मतलब है किसी भी अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लीयता और लवण के धनायनों या ऋणायनों किसी एक पर उपस्थित आवेशों की संख्या, इसको हम एन फैक्टर कहते हैं। हम जानते हैं अपघट्य के रूप में या तो हम अम्ल प्रयोग कर सकते हैं या क्षार प्रयोग कर सकते हैं या लवण। अगर अम्ल प्रयोग कर रहे हैं तो एन फैक्टर हम लेंगे उस अम्ल की क्षारकता। क्षारकता किसे कहेंगे? किसी अम्ल में जितने प्रतिस्थापनीय H आयन होंगे या H परमाणु होंगे। अगर क्षार प्रयोग कर रहे हैं तो एन फैक्टर होगा उसकी अम्लीयता, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले OH आयनों की संख्या। अगर लवण का यूज कर रहे हैं तो लवण में उपस्थित प्लस या माइनस आयनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी अगर NaCl है तो NaCl के लिए एन फैक्टर कैसे पता करोगे? NaCl वियोजित हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, तो चाहे तो इसका आवेश चाहे इसका आवेश, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर है, इस पे भी एक है इस पे भी एक है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। ठीक है। तो ध्यान ये रखेंगे कि एन फैक्टर जब हम लवण के केस में निकालेंगे तो आवेश की मात्रा लेंगे, उसकी प्रकृति नहीं लिखने के, केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, आंकिक मान, प्लस या माइनस साइन का यूज नहीं करते। तो बच्चों ये था संबंध कैप एम और कैप यू क्यू या मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में। अब हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो हमारा आज का, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, मेन टॉपिक है विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का मापन।
बच्चों, हम जानते हैं कि जो चालकता है उसको हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा, इसका हमें सूत्र भी पता है। क्या होता है? जी इंटू जी स्टार। ये सूत्र हमने पढ़ा था। जी क्या है इसमें? कंडक्टिविटी या चालकत्व। डी क्या है इसमें? कंडक्टेंस या चालकत्व। और ये किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r के बराबर होता है। 1/r। और ये क्या है? L/a, सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट L/a। अब इस सूत्र से देखो, हमें ज्ञात करना है के ज्ञात करने के लिए हमें ये तीन चीज चाहिए, L, A और R। अब L और A तो हम कोई भी जब सेल बनाएंगे विद्युत अपघट्य विलयन के लिए, अच्छा ये भी समझ लो, इसमें हम दो चीज प्रयोग करेंगे। एक तो वो चीज जिससे हम R पता कर सकें, अपघट्य विलयन का R। और दूसरी वो चीज जिसमें L और A का अनुपात ज्ञात कर सकें। तो R को ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीट स्टोन सेतु का, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हीट स्टोन सेतु। इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे? R का मान। और इसके लिए L/a ये स्थिरांक होते हैं, सेल स्थिरांक। किसी भी सेल के लिए L क्या है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। A क्या है? इलेक्ट्रोड के परिच्छेद का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो L/a ये किसी भी सेल के लिए स्थिरांक होता है। अब एक तो हम व्हीट स्टोन सेतु का यूज करेंगे, और दूसरी चीज जो हम यूज करेंगे, अपघट्य को किस चीज में भरोगे? भाई व्हीट स्टोन सेतु तो एक एपरेटस है जिसमें हम प्रतिरोध, चार प्रतिरोधों की सहायता से, एक तीन ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। लेकिन हमें तो विलयन का करना है, किसी तार का तो करना नहीं। तो विलयन को भरने के लिए या विलयन का जो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे उसके लिए हमें एक सेल की जरूरत पड़ेगी। और उस सेल को हम क्या कहेंगे? कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा ये चीज़, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कुछ आगे चलते हैं। तो इसके लिए हम एक सेल का यूज करेंगे, उसका नाम है चालकता सेल या कंडक्टेंस सेल। कंडक्टेंस सेल, या इसको कहेंगे हम चालकता सेल। कुल मिलाकर हम इस निर्णय पर ये पहुंचे कि विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक व्हीट स्टोन सेतु की और एक चालकता सेल की। व्हीट स्टोन सेतु से तो आप लोग परिचित हैं ही, उससे तो हम आर का निर्धारण करेंगे। चालकता सेल से आर को निकालने के लिए चालकता सेल के अंदर उस विलयन को भरेंगे और उसमें एल और ए की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। एल और ए निश्चित वैल्यू हैं उस सेल में, उसका हम निर्धारण कर लेंगे। तो हम दो स्टेप में इस काम को करेंगे, और फिर जब आर निकल जाएगा व्हीट स्टोन सेतु से, तो इस आर को इस सूत्र में रख के हम इन वैल्यू को कप्पा ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, मुख्य काम है पहले इस प्रतिरोध का मापन करना, एक चीज। दूसरा चालकता सेल। तो पहले आप लोग समझ लें कि ये चालकता सेल क्या है। तो भैया वास्तव में चालकता सेल क्या होता है? ये एक कांच, और कांच भी कौन सा? पायरेक्स कांच। या तो लेंगे हम पायरेक्स या लेंगे क्वार्ट्ज, पायरेक्स या क्वार्ट्ज ग्लास। पायरेक्स या क्वार्ट्ज कांच का एक पात्र होगा। अब पात्र कैसा होगा? इसमें देखिए, प्लेटिनम के, ये प्लेटिनम का तार, ये दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए भी हम सेम ऐसा ही प्लेटिनम का तार। इस तार के नीचे की तरफ प्लेटिनम की ये
प्लेट जोड़ देते हैं इसमें। ये जोड़ दी हमने, प्लेटिनम की प्लेट है, और इस प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कवरिंग कर देते हैं, प्लेटिनम ब्लैक का अस्तर चढ़ा देते हैं। ठीक है, एक प्लेटिनम का तार लेते हैं, उसे प्लेटिनम की प्लेट से संयुक्त कर देते हैं, और प्लेटिनम की प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। अब इसको हम एक नली के अंदर, कांच की एक नलिका के अंदर फिट करेंगे। कैसे? कांच की नलिका में कैसे फिट करोगे भाई? देखो, यहाँ से नीचे की तरफ से इसमें हम इस प्लेट को तो बाहर कर देंगे, ऐसे नलिका में छिद्र करके ऐसी व्यवस्था करेंगे, और इसको चलो यहाँ तक ले लें भाई, ये बना दो ऐसे, इसकी कांच की एक नली, ये इसको हमने कवर कर दिया इस तार को। अब जो ये ज्वाइंट है जहाँ तार और प्लेट को ये जोड़ रहा, इस जगह कांच के अंदर जहाँ गुजर गया, यहाँ हम थोड़ा सा मरकरी भर देते हैं, इस ज्वाइंट पर मरकरी भर देते हैं, ताकि ये करंट पास होने में सहूलियत रहेगी, दिक्कत ना करे। ऐसे ही हम इसको भी कांच की एक ट्यूब से या नलिका से ये कवर कर दिया। ऊपर की तरफ से भी इसको सील्ड करेंगे, आप धीरे धीरे देखते रहें। यहाँ भी हमने लगा दिया मरकरी, ये मरकरी भर दिया। ठीक है, इस पर प्लेटिनम ब्लैक चढ़ा हुआ है। अब इसको हमने ऊपर से भी यहाँ ये कर दिया भैया बंद, ये ठीक है। इसी तरह से इसको भी बंद करा, और ऊपर की तरफ से तार इसमें से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड का काम करेंगे ये, तो ये बाहर निकाल दिया। अब L/A हमें इसी से यही निर्धारित करना है। ये जो है प्लेट का इलेक्ट्रोड, ये जो प्लेट है यही तो इलेक्ट्रोड है, इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल यही A है। यही वाली चीज क्या है? A। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ये L है। ठीक है, अब ये L कम ज्यादा ना हो जाए सेल में जब हम बनाएंगे, तो इसको हम यहां फिक्स करने के लिए एबोनाइट को हिंदी में कहते हैं आबनूस, उसमें की प्लेट में एक फिक्स कर देते हैं, या कहें एबोनाइट का एक ढक्कन के रूप में यूज करते हैं। ये एबोनाइट की शीट है, इसमें छेद करके हमने इसको ये फिक्स कर दिया। इसका कोई और यूज नहीं है, इसका यूज केवल इतना है कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो हमने L ली है ये प्रभावित ना हो। प्रयोग करते समय पता चला एक इलेक्ट्रोड दूसरे के पास खिसक गया, तो ये खिसके ना एक दूसरे की तरफ, इसलिए हमने इसमें एबोनाइट की छड़ ले ली। अब हमने इस पूरे समायोजन को एक कांच की प्लेट में, कांच की बड़ी ट्यूब में, नली में, ये तो छोटी छोटी नलिकाएं थी, एक बड़ी नलिका ली ऐसे, और यहाँ तक ऐसे, इधर यहाँ तक ऐसी हमने एक ट्यूब ली, और इसमें ये ओपनिंग है, यहाँ भी ओपनिंग है, और एक ओपनिंग यहाँ कर दो। यहाँ क्यों कर रहे हैं ओपनिंग, वही मैं भी समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने कांच की बड़ी नलिका ले ली। अब इस पूरे सिस्टम को, इस कांच की बड़ी नलिका को भी एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हम इसको एक यहाँ से ऐसा एक चारों तरफ इसके बॉक्स लेंगे, ये बॉक्स या एक पात्र ले लिया हमने, इसमें इसको कवर अप कर दिया, ये ठीक है। अब इस पात्र में हमने क्या भर दिया? वो अपघट्य का विलयन, अपघट्य का ऐसा विलयन जिसकी हमें चालकता ज्ञात करनी है, वो हमने इसके अंदर भर दिया। यहाँ भरा हमने,
ऐसे। अब यहाँ से इसमें भी चला जाएगा, तो इसमें पूरी चीज़ में इसमें यहाँ तक ये थोड़ा और ऊपर लेवल कर लो, यहाँ तक कर लो, ये यहाँ तक भर गया इसमें। ये इलेक्ट्रोलाइट का विलयन इसमें भर गया। अब इस पूरे सिस्टम को हमने क्या करा, रुद्धोष्म बना दिया, इसको थर्मोस्टेट बना दिया। थर्मोस्टेट मतलब जिसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो सके, और ये बनाने के लिए एक ऊष्मा रोधी कवरिंग ऐसे यहाँ, ये यहाँ से ऐसे ऐसे इसको हमने एक ऊष्मा रोधी कवरिंग इसको चढ़ा दी इसके ऊपर। यहाँ ऊष्मा रोधी एक लेयर, ऐसे पदार्थ की एक परत जो ऊष्मा का सुचालक ना हो, ऊष्मा रोधी बना दिया। ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ऊष्मा रोधी। अब ये जो हमारा उपकरण बन के तैयार हुआ, इसी का नाम चालकता सेल है। ये सेल क्या बन गया हमारा, चालकता सेल। ये तैयार हो गया चालकता सेल। क्या क्या करा इसमें हमने, पायरेक्स की या क्वार्ट्ज ग्लास की ट्यूब ले ली, ये रही ट्यूब, परख नली के टाइप की। इनको बड़ी कांच की ट्यूब में, यो बड़ी ट्यूब है, ये भी कांच की ट्यूब है, ये बड़ी है, ये थर्मोस्टेट है। अच्छा, इसके अंदर ये क्या लिया हमने, अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, विद्युत अपघट्य का विलयन जिसका हमें ज्ञात करना है चालकता। ये प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम का तार है। यो एबोनाइट का ढक्कन या एबोनाइट की कवरिंग, एबोनाइट, चलो ढक्कन ही लिख दो इसको मैं, एबोनाइट का ढक्कन। अच्छा, कांच की ट्यूब हो गई। फिर यहाँ ये आ गया मरकरी, थोड़ा सा हमने मरकरी लिया था। इसके बाद ये प्लेटिनम की प्लेट, और इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कवरिंग है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कैसा बनेगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, और जिस पानी में उस इलेक्ट्रोलाइट को घोल के हमने विलयन बनाया, उसको हम कहेंगे चालकता जल। तो इसमें और क्या होगा, कंडक्टिविटी वाटर, कंडक्टिविटी वाटर। ये मैं यही बता दूं, ये चालकता जल विशेष प्रकार का जल है। क्या विशेषता है इसकी, इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोई भी अशुद्धि उपस्थित नहीं होगी, अर्थात इसकी जो चालकता है वो शून्य होगी। अतिशुद्ध जल है यो, इसकी चालकता शून्य होती है या नगण्य होती है, मान लीजिए, इसे हम चालकता जल कहते हैं। इस जल में हम अपघट्य का विलयन बनाते हैं। अब इसमें जो दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये इन दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम स्टोन ब्रिज में, व्हीट स्टोन ब्रिज में इनको जोड़ देते हैं एक प्रतिरोध की जगह, और व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम आर का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें हम दो तीन चीजें और ध्यान रखेंगे। व्हीट स्टोन सेतु से जब हम आर ज्ञात करेंगे तो दो तीन चीजें और ध्यान रखेंगे। एक चीज तो ये कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है या व्हीट स्टोन सेतु है, अच्छा पहले तो मैं आपको व्हीट स्टोन सेतु के दर्शन करा दूं। देखो, व्हीट स्टोन सेतु के साथ ये समायोजन बनकर तैयार होगा। क्या है व्हीट स्टोन सेतु, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। ये यहाँ ये होता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ बैटरी लगाते हैं। इस पर ध्यान मत दो अभी, ये तो एसी करंट है। इसमें हम काय का यूज़ करते हैं व्हीट स्टोन सेतु में, डीसी का, और इसलिए यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। लेकिन चूंकि हम जो करंट यहाँ प्रवाहित करेंगे वही करंट इनमें भी प्रवाहित होगा।
करंट तो यहीं से जा रहा है इसमें भी। अब चूंकि यहाँ से डीसी करंट इसमें जाएगा और हम जानते हैं कि अगर हमने डीसी करंट इसमें प्रवाहित कर दिया तो जो विद्युत अपघट्य है इसका अपघटन हो जाएगा और इन इलेक्ट्रोडों पर अपघटन के पश्चात अपघट्य का अपघटन होने पर जो आयन मिलेंगे वो आणविक अवस्था में या परमाणुक अवस्था में जाके इन पर एकत्र हो जाएंगे। एक तरफ धनावेशित वाला जाके उदासीन होगा, दूसरी तरफ ऋणावेशित वाला जाके, जिससे इसकी इलेक्ट्रोड की सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी और इन पर एक पोलैरिटी या ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब इन पर आवेश चला गया दोनों इलेक्ट्रोडों पर तो एक विभव उत्पन्न होगा जिससे इनके में ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु में डीसी करंट की जगह एसी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, एसी करंट का इसमें हम यूज करेंगे। अब व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि जब हमने बैटरी से जोड़ के इसमें धारा प्रवाहित करते हैं चारों प्रतिरोधों में, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, तो एक प्रतिरोध को हम परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में प्रयोग करेंगे और उसकी वहाँ तक परिवर्तित करके सेट कर देंगे जब तक कि यहाँ नल पॉइंट ना आ जाए, अर्थात गैल्वेनोमीटर में शून्य ना आ जाए। शून्यांक पर उसे स्थित रखेंगे और इस शून्यांक पर करने पर जो प्रतिरोध आएगा इसका वो ज्ञात कर लेंगे R1 सूत्र की सहायता से। कुछ बच्चे P/Q बराबर R/S, इसको P मानेंगे, इसको Q, इसको R, इसको S, तो P/Q बटे P/Q बराबर R/S इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कुछ R1 बटे R2 बराबर R3/R का प्रयोग करते हैं। अर्थात कुल मिला के आप सिद्धांत ये समझिए कि जो व्हीटस्टोन सेतु है उसमें चारों प्रतिरोध को दो पाश में हम बांट देते हैं। इस पाश का ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध, इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर आता है। तो हम इसी चीज़ का फायदा उठाएंगे। परिवर्तन केवल इतना करेंगे कि हम डीसी की जगह एसी करंट यूज करेंगे, जिससे हमारे चालकता सेल में विद्युत जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, विद्युत अपघटनी पदार्थ, उसका अपघटन ना हो, वो वियोजित ना हो। और दूसरा परिवर्तन ये करेंगे, अब चूंकि हम ये जो गैल्वेनोमीटर है ये तभी काम करता है जब डीसी करंट लेते हैं। अब हमने करंट लिया एसी, तो अब गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम कोई और डिवाइस यूज करेंगे जो हमें बता दे कि ये नल पॉइंट है। मुख्यतया इसके लिए हम हेडफोन का यूज करते हैं और हेडफोन में हम आवाज़ सुन के जब मिनिमम आवाज़ हो जाती है, मिनिमम वॉइस पे सबसे कम आवाज़ हो, उसको हम नल पॉइंट मान लेते हैं। तो नल पॉइंट पर हम इसको व्यवस्थित करके फिर सूत्र की सहायता से इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। केवल इतना परिवर्तन हमने करा है व्हीटस्टोन सेतु में कि यहाँ जो हम प्रतिरोध लेना चाहिए था, अगर चालक ठोस होता तब तो यहाँ इसी की तरह एक प्रतिरोध लेते जिसे हमें ज्ञात करना था, लेकिन हमारे पास जो चालक है वो द्रव है, अपघट्य के विलयन की चालकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें एक सेल का निर्माण करना पड़ा और इस सेल के हमने इलेक्ट्रोडों को यहाँ संयोजित कर दिया। तो इन इलेक्ट्रोडों को संयोजित करने से जो ये प्रतिरोध है वो किसका आएगा, इस विलयन का। अब यहाँ जो प्रतिरोध आएगा वो किसके कारण होगा, इस चालकता सेल में जो हमने अपघट्य का विलयन ले रखा, और हमें इसी का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब हम इसको इस चित्रानुसार संयोजित करके R कैसे निकालेंगे, देखो R निकालने के लिए हम सूत्र यूज करेंगे R1 बटे R2 बराबर R3/R4। R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, R4 ये है। फिर से समझो, R1 बटे R2 बराबर R3/R4 सूत्र की सहायता से हमें R2 का मान ज्ञात करना। क्यों करना है, देखो R1 तो ये वाला प्रतिरोध है, R2 ये वाला है जिससे हमें ज्ञात करना है, R3 ये वाला है, R4 ये है।
व्हीटस्टोन का सिद्धांत यह है कि उसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। R1, R2, R4 ये हमें ज्ञात होंगे पहले से ही। ज्ञात प्रतिरोध वाले चालक तार हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र की सहायता से R2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब R2 की वैल्यू मिलने का मतलब हमें जो हमारा विद्युत अपघटनी विलयन है उसका प्रतिरोध ज्ञात हो गया। अब उसके प्रतिरोध को हम इस सूत्र में रख देंगे, 1/R इंटू L/A। L/A की वैल्यू यहाँ से मिल रही, ये इनके बीच की दूरी L है और इस प्लेट का परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इस सूत्र की सहायता से हम कप्पा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे।